हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स कोचिंग सेंटर। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से। इसे पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग ही लेवल के क्वेश्चन है। तो बने रहे वीडियो के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो उसका फर्स्ट पार्ट दिया है ये fx इज इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। ये एक फलन दिया है, हमें चेक करना है ये एकेकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम एकेकी। एकेकी के लिए क्या करते हैं हम लोग, एकेकी के लिए पिछली वीडियो अगर देखी है आपने तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर मान के चलते हैं और x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो हम बोल देते हैं फलन एकेकी है। तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, फलन के अंदर जहां भी x है x की जगह x1 रख देंगे। तो फलन ये रहा, फलन के अंदर यहां x है तो f ऑफ x1 निकालना है तो इस x की जगह x1 रख देना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। 3 - 4x की जगह 4x1 हो गया। इसी तरह f ऑफ x2 निकालना है तो फलन के अंदर जहां भी x है x की जगह x2 रख देंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो 3 - 4x2, ठीक है। तो देखो ये 3 उस तरफ से इस तरफ लेके आओगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है, उधर से इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा। ये ऐसे ही काट दो, इधर से इधर काट दिया, बचा क्या, माइनस का 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x2। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, x1 इज इक्वल टू x2। देखो हम लोग f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मान के चले थे, x1 बराबर x2 आ गया है, अतः फलन एकेकी है। इससे अलावा और कुछ नहीं करना, हो गया कंप्लीट। तो लिख देंगे क्या, अतः फलन एकेकी है, एकेकी है, कंप्लीट, सिंपल। अब इसके बाद हमें देखना क्या होता है, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं और x की वैल्यू y के पदों में निकाल लेते हैं। फिर उसके आगे का चेक करते हैं y की वैल्यू के लिए पॉसिबल भी है या नहीं, y की हर एक वैल्यू के लिए मान प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम वही कर रहे हैं, आच्छादक हेडिंग डाल लेंगे, आच्छादक। आच्छादक के लिए लिखेंगे माना, चाहे माना लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y बराबर एफ एक्स होता है, हमें पता है। तो y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 3 - 4x। तो यहां रख दो 3 - 4x। अब हमें सिंपली यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है y के पदों में। तो 4x को इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि हमें x पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी, इधर तो नेगेटिव है, इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 अपनी जगह पर है, उधर ही है। ये y को उस तरफ लेके जाओगे तो ये y हो जाएगा माइनस का। अब x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 3 - y/4। ये 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। यहां तक इतना सिंपल काम करने के बाद हमें देखना है अपना प्रांत और सहप्रांत। देखो प्रांत यानी x के एलिमेंट्स यहां से, x के अवयव यहां होते हैं और y के यहां होते हैं। हमें करना क्या है, y का मान यानी इस तरफ से सहप्रांत से उठा के यहां रखना है कि हम क्या क्या मान रख सकते हैं, और y का जो भी मान है वो रखने पर हर एक y के मान के लिए x का मान इस तरफ से मिलना चाहिए। यहां दोनों तरफ ही r दिया है, r यानी रियल नंबर से रियल नंबर में फलन परिभाषित है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है। इसका मतलब y का वास्तविक मान हम रख सकते हैं कुछ भी, y का कोई भी वास्तविक मान रखने पर या हर एक वास्तविक मान रखने पर x का मान इधर से यानी प्रांत में से मिलना चाहिए, यानी ये भी r ही है, वास्तविक संख्या ही मिलना चाहिए x का मान। तो देखो क्या यहां कोई ऐसी सिचुएशन बननी है कि y का कोई मान रखोगे तुम और अवास्तविक संख्या बन जा x के लिए,
वास्तविक संख्या तो हर एक वास्तविक संख्या होती है छोड़ के रूट वाली, जो रूट के अंदर माइनस की संख्या होती है। अगर रूट के अंदर माइनस नहीं है, जैसे √2 है, रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो वो भी वास्तविक संख्या है, बस रूट के अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए। तो यहां तो कहीं तुम्हें रूट नजर आ रहा है क्या? अगर रूट होता तो भी सिचुएशन थी कि माइनस बन जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 3 से छोटी लेंगे, -4 लिया, तो -3 में से -4 3 -4 करोगे तो -1/4 बनेगा, जो कि रूट के अंदर माइनस बन जाएगा, तो अवास्तविक हो रहा था। लेकिन यहां तो रूट वाली तो सिचुएशन ही नहीं है, और ना यहां y के ऊपर रूट है। अगर y के ऊपर रूट होता तब भी हम सोचते कि ऋणात्मक संख्या अगर y की लेंगे तो रूट के अंदर माइनस बनेगा, जिससे कि x का मान अवास्तविक हो जाएगा। तो यहां तो y का कोई भी वास्तविक संख्या रख लो, अवास्तविक तुम रख नहीं सकते, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या y को ले नहीं सकते। तो y का कोई भी वास्तविक मान रखोगे तो x का जो भी मान मिलेगा वो एक वास्तविक संख्या तो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल देंगे y के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है, कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट दिया है क्या, इस बार फलन चेंज कर दिया। f(x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r है। इसको चेक करना है, एक ही आच्छादक है या नहीं है, जो भी है वो देखेंगे। ठीक है, चलो ये मैंने रब नहीं किया इसलिए ताकि बार बार ना लिखना पड़े, थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा तो यूज में ले लेंगे, इसको टाइम बचेगा। एक के लिए हम क्या करते हैं, माना f(x1) = f(x2), माना f(x1) = f(x2), f(x1) यानी फलन के अंदर x की जगह x1 रख दो, तो ये रहा फलन, x की जगह x1 रख दो, 1 + x1²। f(x2) यानी फलन की अंदर x की जगह x2 रख दो, तो यहां क्या रखेंगे, 1 + x2²। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 को इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर ही काट दिया मैंने ऐसे ही। तो बचा क्या, x1² = x2²। और मैंने कल भी वीडियो में ये बात बताई थी, अगर समघातें होती हैं दोनों तरफ, 2 घात है, 4 घात है, 6 घात है, तो उनको जब हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, यदि पॉसिबिलिटी है। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होता है तो दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव होती नहीं, तो प्लस प्लस लगाने की जरूरत थी, प्लस माइनस की दोनों की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, और जब हम समघातों को हटाते हैं तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगता है। तो x1 बराबर क्या होगा, ± x2, यानी x1 डायरेक्ट x2 के बराबर नहीं आ रहा, x1 प्लस के x2 के भी बराबर है, x1 माइनस के x2 के भी बराबर है। जैसे कि देखो, -2 की घात भी प्लस के 4 आएगा आंसर, और प्लस के 2 की घात भी प्लस के 4 आएगा आंसर। तो दो संख्याओं का एक ही आंसर आ रहा है फलन का मान, तो इसलिए फलन एक ही नहीं होगा। ठीक है, तो x1 बराबर नहीं आ रहा डायरेक्ट x2 के, तो हम बस इतना लिख देंगे, अतः फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अब जब नहीं है की बात आ जाती है तो मैंने उदाहरण देने के लिए बोला था, तो हम उदाहरण देना पड़ेगा हमें। माना x1 एक हमने ली संख्या -2 और x2 ली हमने क्या, +2। अब दोनों के फलनों के मान निकाल ले, f(x1) निकाल ले और f(x2) निकाल के देख रहे हैं। f(x1) यानी f(-k2), x1 की जगह क्या रखा, -k2। अब हमें f(-2) निकालना, इसका मतलब फलन के अंदर जहां भी x है उसकी जगह -2 रखना है। तो फलन के अंदर यहां x है, इसकी जगह -2 रखो, 1 + -2² कितना आएगा, 1 तो ये प्लस का है ही, और ये -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा। तो 4 और 1 कितना आ रहा है, 5।
अब एफ ऑफ x2 निकाल के देख लो, एफ ऑफ x2 यानी x2 तो हमने प्लस का 2 मान रखा है, यानी इस x2 की जगह यहां हम क्या रखेंगे, प्लस का 2। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब जहां भी फलन है x की जगह 2 रखना है हमें वहां। तो फलन के अंदर रख दिया हमने 1 प्लस के 2 की पावर 2, 2 की घात 2। तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, ये 1 प्लस का है और 2 की घात 2 का मतलब 4, 4 और 1 कितना होगा, 5। अब देखो एफ ऑफ x1 भी 5 आ रहा है, एफ ऑफ x2 भी 5 आ रहा है, लेकिन x1 अलग संख्या है, x2 अलग संख्या है, दोनों बराबर संख्या नहीं है, दो अलग अलग संख्याओं के फलनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के। x1 बराबर आ जाता है x2 के तो एक ही था, लेकिन x1 और x2 तो अलग अलग संख्याएं, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इनके फलनों के मान बराबर है, इसलिए फलन एक ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, अगर तुम समझ पा रहे हो कि कहाँ सोच के चलना है। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है किसकी, आच्छादक की। तो यहां लाइन डाल दे रहा हूं मैं, आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, आच्छादक के लिए हम y बराबर एफ एक्स लेके चलते हैं। माना y बराबर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से फिर हमें करना क्या होता है, यहां से हमें करना होता है x की वैल्यू y के पदों में निकालनी होती है, बाद का काम उसके बाद का है। तो ये 1 इस तरफ जाएगा, तो यहां हो जाएगा y माइनस 1, और ये इस तरफ एक्स स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से सोचने की बात है कि y का कोई भी मान रख रहे हैं हम उठा के, तो x का मान वही मिल रहा है कि जो प्रांत में बोला गया, प्रांत में वास्तविक संख्या बोला गया, सहप्रांत में भी वास्तविक संख्या बोला गया। इसका मतलब y का भी वास्तविक मान रखना है हमें यहाँ पर, और x का जो y का मान रखने पर x का जो मान आएगा वो भी वास्तविक होना चाहिए हर एक मान के लिए। तो एक बात बताओ, यहां रूट बन गया, इस बार रूट ने गड़बड़ कर दी, रूट ना होता तो सभी वास्तविक संख्याएं मिलती। अब यहां जैसे ही y का मान 1 से छोटा ले लोगे तुम, 1 से छोटा लिया, हाफ लिया, 1/2 लिया, 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा रूट के अंदर, और रूट के अंदर जैसे ही माइनस की संख्या आएगी तो क्या होगा, वो अवास्तविक हो जाएगी। यानी y का मान तो हमने एक वास्तविक संख्या लिया 1/2, लेकिन x का मान मिल रहा है अंडर रूट माइनस का 1/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर। माइनस का 1/2 का रूट तो वास्तविक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम उदाहरण दे देंगे। हम क्या कह देंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, क्या बोलेंगे, नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। एक उदाहरण हमें देना पड़ेगा इसका, एग्जाम्पल, यदि y हमने लिया, y लिया हमने 1 से छोटा कोई भी ले लो, 1 से छोटा हमने लिया 1/2, ठीक है। यदि हमने y 1/2 लिया तो x क्या मिल रहा है, x मिल रहा है हमें 1/2 माइनस 1, y की जगह 1/2 रखा माइनस 1, तो x बराबर क्या मिल रहा है हमें, अंडर रूट माइनस का 1/2। अब रूट के अंदर माइनस बन गया तो ये वास्तविक संख्या तो नहीं रही, लेकिन x का मान तो वास्तविक संख्या आना चाहिए था। तो हम कह देंगे x जो है माइनस का अंडर रूट 1/2 आ रहा है विच इज नॉट बिलोंग्स टू r, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। उदाहरण दे दिया सिंपल सा, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताएं जरूर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा हटके है तो थोड़ा फोकस ज्यादा चाहिएगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, a और b दो समुच्चय दिए हुए हैं और सिद्ध करना है कि f सच दैट a क्रॉस b टेंड्स टू b क्रॉस a। फलन a से b में नहीं दिया, इस बार a क्रॉस b से b क्रॉस a में दिया है। और किस प्रकार दे रखा है, f a, b अगर है, f ऑफ a, b है तो उसका मान क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, बस बदल के b, a हो जाएगा, ये दिया है।
तो पहली बात तो ये कि ए गुणा बी नहीं है, ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा भाई। अगर ए कोई समुच्चय है, मैं वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी सी, और ये कोई समुच्चय ए है और समुच्चय बी क्या है, समुच्चय बी है डी ई, ये है मान के चलो। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा इसके अवयव से इसकी गुणा। कैसे, ए क्रॉस बी कैसे, उसका अवयव पहले आएगा इसका बाद में। उसका एक अवयव लिया हमने ए, इसके दोनों से संबंध करा दो उसका। कैसे, ए कोमा डी कोमा फिर ए का ई के साथ, ए कोमा ई, फिर उसका दूसरा अवयव लिया बी कोमा डी और कोमा फिर बी का ई के साथ, बी कोमा ई, फिर सी लिया सी का डी के साथ, सी कोमा डी और कोमा सी कोमा ई, सी कोमा ई। ये तो ए क्रॉस बी आएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे। और अगर बी क्रॉस ए ले, बी क्रॉस ए ले तो क्या होगा, इसका पहले आएगा अवयव, इसके अवयव से उसके सारों में गुणा करेंगे। कैसे, डी कोमा ए, डी कोमा ए कोमा डी कोमा बी, डी कोमा बी कोमा डी कोमा सी, फिर दूसरा अवयव लेंगे, इससे सारों में गुणा कर देंगे, संबंध करा देंगे। ई कोमा ए कोमा ई कोमा बी कोमा ई कोमा सी, इस तरीके से है ये। ठीक है, तो समझना किस तरीके से है। अगर तुम एफ ऑफ ए कोमा बी ले रहे हो, एफ ऑफ ए कोमा बी ले रहे हो, सॉरी ए कोमा डी ले रहे हो, तो उसका पलट के जो आएगा उसके साथ उसका संबंध होगा। ए कोमा डी का डी कोमा ए के साथ हो जाएगा, ए कोमा ई का ई कोमा ए के साथ हो जाएगा, बी कोमा डी का डी कोमा बी बदल के, और बी कोमा ई का ई कोमा बी के साथ, सी कोमा डी का डी कोमा सी के साथ, सी कोमा ई का ई कोमा सी के साथ। इस तरीके से हो जाएगा। अगर तुम समुच्चय भी, ये समुच्चय पहले लिखो इधर वेन डायग्राम में बनाओ और ये वाला इधर बनाओ, तो अगर तुम ए कोमा डी ले रहे हो तो उसका कनेक्शन जो होगा वो डी कोमा ए से होगा, मतलब बदल के जो चीज आएगी। तो वही बोल रखा है यहाँ, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है संबंध, और सिद्ध करना है एक एक की आच्छादक है या नहीं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है। पहली चीज तो ये दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, इस एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है। अगर ए कोमा डी लोगे तो बी क्रॉस ए में, दूसरे वाले समुच्चय में उसका उल्टा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी करा रहे हो तो पहले ए का अवयव से इस सारों के अवयव में गुणा होती है, संबंध दिखाया जाता है। और अगर बी क्रॉस ए ले रहे हो तो इसका अवयव पहले आएगा उसका बाद में, तो डी कोमा ए, डी कोमा बी, डी कोमा सी, इस तरीके से आएगा। तो एक एक की और आच्छादक तो होना ही होना है। ये एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हें कि चल क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और बाकी वैसे थ्योरेटिकल करेंगे इसको। तो हेडिंग डालने हैं एक की, एक के लिए हम क्या करते हैं, एक के लिए हम करते हैं माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है, लेकिन यहां तो जो हमारा फलन दिया है वहां तो एफ एक्स दिया होता था, एफ एक्स बराबर 3x + 4 एक्सेट्रा, लेकिन यहां पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिया है, अवयवों का जोड़ा दिया है एक, तो हमें मानना भी इसी तरीके से पड़ेगा। माना एफ ऑफ a1 कोमा b1 बराबर है एफ ऑफ a2 कोमा b2। जोड़े के लिए ही 1 1 2 2 लगाएंगे। जैसे x1 एफ ऑफ x1 हो गया, ये x1 तो ये होगा क्योंकि पूरा एक जोड़ा दिया है तो दोनों के साथ 1 लगाएंगे। एफ ऑफ x2 यानी दोनों अवयवों के साथ 2 लगा देंगे। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान लिया। अब यदि फलन के साथ a1 कोमा b1 रख रहे हैं, अगर फलन के साथ a कोमा b रखा था तो उसका उल्टा b कोमा a मिला था। अगर f के साथ a1 कोमा b1 रख रहे तो इसका मान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इसका b1 कोमा a1 हो जाएगा। इसी तरह f के साथ a2 कोमा b2 रख रहे हैं तो उस फलन के हिसाब से इसका मान क्या होगा, b2 कोमा a2 हो जाएगा। b2 स्टार्टिंग में और a2 बाद में, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है,
अब निर्देशांक ज्यामिति में इतना तो पढ़ा ही है कि अगर दो बिंदु हैं कोई में बराबर है तो प्रथम घटक के बराबर होता है और द्वितीय घटक के बराबर होता है। इसलिए हम b1 को b2 के बराबर कह देंगे, b1 बराबर होगा b2 के और a1 बराबर होगा a2 के। जब b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं a1 कोमा b1 बराबर होगा a2 कोमा b2 के, क्योंकि हमने वही चीज तो लिखी a1 बराबर a2 जो कि है b1 बराबर b2, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इनको। तो x1 बराबर आ गया x2 के इनडायरेक्टली। देखो हमने x1 a1 कोमा b1 लिया था, ये रहा x1, x2 क्या लिया था a2 कोमा b2, ये रहा x2, x1 बराबर आ गया x2 के। अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। अब आच्छादक की बात करें, यदि आच्छादक के लिए लैंग्वेज में लिख देंगे, ज्यादा झंझट नहीं करेंगे। पहला समुच्चय किसका है? पहला समुच्चय है a क्रॉस b का, इसका मतलब एलिमेंट जो मिलेंगे a कोमा b के फॉर्मेट में मिलेंगे। दूसरा समुच्चय क्या है? b क्रॉस a का, b क्रॉस a यानी b वाले के अवयव पहले रहेंगे, b पहले आएगा और a बाद में आएगा। तो हमने अभी अभी चेक करा था a कोमा b था तो b कोमा a से कनेक्ट हो रहा था, b कोमा a था तो a कोमा b से कनेक्ट हो रहा था, a कोमा c था तो c कोमा a से कनेक्ट हो रहा था। तो हम बोल देंगे प्रत्येक, क्योंकि हमें सहप्रांत के दिखाने हैं तो सहप्रांत के अवयव कैसे मिलेंगे? b कोमा a के रूप के। तो हम बोले हैं प्रत्येक b कोमा a बिलोंग्स टू किससे? b क्रॉस a, जो कि बिलोंग कर रहा है दूसरे वाले समुच्चय से यानी सहप्रांत से। तो सहप्रांत का एक अवयव लिया, प्रत्येक b कोमा a जो इस प्रकार का है, b क्रॉस a से है, सहप्रांत में से है। प्रत्येक b कोमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a के लिए प्रांत में a कोमा b क्रॉस a है उधर वाला, तो उसके लिए उसका कनेक्शन a कोमा b से है, जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं? पहले समुच्चय से, यानी a क्रॉस b। प्रत्येक b कोमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a के लिए प्रांत में a कोमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है। देखो अगर b कोमा a ले रहे तो a कोमा b से कनेक्ट हो रहा, d कोमा e ले रहे तो e कोमा d से कनेक्ट हो रहा है। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल भी देके बताया था। तो इस फॉर्मेट में लिख देंगे प्रत्येक b कोमा a के लिए प्रांत में a कोमा b विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। सिंपल, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, इतना लिख दोगे पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, नोट करो इसको, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो खास क्वेश्चनों में से, अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब जो छोटा n है वो एक प्राकृतिक संख्या से लिया गया है, के लिए fn, n दे दिया x की जगह और कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। fx चलता था जैसे, fn दिया है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। fn इज इक्वल टू n+1 यदि n विषम है। देखो पढ़ते कैसे हैं, फलन fn का मान n+1 होगा, कब? जब n विषम ले रहे हो तो n+1 होगा fn का मान, और अगर n सम ले रहे हो तो fn का मान n/2 होगा। ये है द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंड्स टू n है। बताइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। हमें यह बताना है कि ये एक की आच्छादी है क्या? एक की तथा आच्छादक हो जो, उसको एक की आच्छादी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां एक ही चेक कर रहे हैं हम पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जैसे हम चेक करते आ रहे हैं। करते कैसे हैं? f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर मान के चलते हैं, और x1 बराबर यदि x2 आ गया तो फलन एक ही है, नहीं तो नहीं है। लेकिन यहां कंडीशंस है, यहां फलन ब्रेक हो रहा है दो जगह।
n विषम भी हो सकता है, n सम भी हो सकता है। तो n1 और n2 दो दो चीज लेके चलनी है हमें। तो माना f ऑफ n1 बराबर f ऑफ n2, तो कंडीशंस कितनी बनेगी? कंडीशंस अलग अलग बनेगी। एक बार तो n1, जब n1 सम है और n2 भी सम है, एक कंडीशन तो ये होगी। एक जब n1 विषम है n2 भी विषम है, दूसरी कंडीशन ये होगी। एक n1 जब सम है और n2 विषम है, तब हम अलग अलग लेके चलेंगे, f ऑफ n1 बराबर f ऑफ n2, फिर चेक करेंगे। और एक जब n2 विषम है और n1 सम है, तो चार कंडीशंस बनेगी। अगर चारों में n1 बराबर n2 आ गया तो फलन एक ही है, और किसी एक में भी अगर n1 बराबर n2 नहीं आया तो फलन एक ही नहीं है। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो हम केस वन लेके चल रहे हैं, जब n1 तथा n2 दोनों विषम हो, तो हम मान के चल रहे हैं, माना f ऑफ n1 बराबर है f ऑफ n2 के, ठीक है। दोनों ही हमने विषम लिए हैं, फलन के दो दो मान है, एक ये भी हो सके एक ये भी, लेकिन हमने दोनों विषम लिए हैं। n1 के लिए भी फिर विषम वाला फलन लेंगे ये, और n2 के लिए भी विषम वाला फलन लेंगे ये। वही मान रखना है हमें, n की जगह n1, जैसे था ना x की जगह x1 रखते थे फलन के अंदर, लेकिन यहाँ दो दो फलन दिए हैं, तो किस कंडीशन में कहाँ रखना है वो यहाँ से पता चलेगा। हमने दोनों n1 और n2 विषम लिए हैं, तो विषम वाले में ही रखेंगे हम। तो इसका मतलब f ऑफ n1 क्या होगा, यानी विषम वाले फलन के अंदर जहाँ n है वहाँ n1 रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, n1 + 1 बराबर n2 भी विषम ही ले रखा, तो इसके लिए भी यही फलन लेंगे, n2 + 1, यानी n की जगह n2 रख दिया। इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n1 बराबर n2 आ गया। यहां से तो अभी तक पता चल रहा है कि फलन एक ही है, लेकिन एक की सिंगल सिचुएशन के आधार पर नहीं हम कह सकते कि एक ही है। हमें चारों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर एक में भी नहीं आया तो एक ही नहीं होगा, ठीक है। केस टू में क्या, जब n1 तथा n2 दोनों सम हो, इस बार दोनों को सम ले रहे हैं, तो दोनों को सम ले रहे हैं, इसका मतलब f ऑफ n1 की जगह अभी मान के चल रहे हैं, माना f ऑफ n1 बराबर होगा f ऑफ n2 के, यानी f ऑफ n1 क्या लेंगे इस बार, फलन के अंदर n की जगह n1 रखना है, लेकिन कौन से फलन के अंदर, n1 के लिए तो सम वाला फलन लेना है, n2 के लिए भी सम लेना है। तो n1 सम ले रखा, n हमने सम ले रखा है, तो ये वाला फलन लेना है, यानी इस n की जगह हम n1 रख देंगे। तो क्या आएगा, n1/2 बराबर f ऑफ n2 क्या होगा, n2 के लिए हमने क्या ले रखा, n2 भी सम ले रखा है, तो सम वाले फलन के अंदर ही n की जगह n2 रख देंगे। तो यहाँ n2/2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, n1 बराबर क्या आ गया, n2। यहां तक भी हमें ये एक ही नजर आ रहा है कि फलन एक ही है। लेकिन अभी देखते हैं आगे केस 3 में क्या होता है। केस 4 भी है, केस 3 में जब एक को सम ले लो एक को विषम, जब n1 विषम हो तथा n2 सम हो, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं n1 बराबर f ऑफ n1 बराबर f ऑफ n2 के, ये मान के चल रहे हैं। f ऑफ n1 कहां से निकलेगा इस बार, n1 तो हमने विषम मानना है, तो विषम वाले फलन के अंदर n की जगह n1 रखना है। तो f ऑफ n1 क्या होगा, n1 + 1, यानी इस n की जगह n1 रख दिया और प्लस का 1 था ही वहां, बराबर f ऑफ n2 तो हमने सम लिया है, तो सम के लिए ये फलन लेंगे, यानी इस n की जगह n2 रख देंगे, ये वाला। तो n2 कितना है, 2, ठीक। अब करना क्या है, सिंपल, n + 1/2 तो नहीं है कहीं पे, हाँ सॉरी, यहाँ n + 1/2 था, तो इसके अपोन में भी 2 था, इसके अपोन में भी 2 था, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1, n1 बराबर n2 आ गया। ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी अपोन में 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया।
तो n1 प्लस 1 बराबर होगा n2 के, n1 प्लस 1 बराबर है n2 के। हम कह सकते हैं अतः यहां से, अतः n1 जो है वो डायरेक्ट बराबर नहीं आ रहा है n2 के, n1 में एक जोड़ने पर n2 के बराबर आ रहा है, n1 n2 के बराबर नहीं है। तो n1 n2 के बराबर नहीं है, तो हमने 3 ही चेक करे, 3 में से 1 मिल गया, हमें चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां फलन एक ही नहीं आ रहा, तो बस इसी के आधार पर बोल देंगे हम क्या, अतः फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ठीक है, एक ही के लिए हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया कि फलन एक ही क्यों नहीं है। अब आच्छादक की बात करें, आच्छादक के लिए क्या करते हैं हम, आच्छादक के लिए y बराबर fx लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां दो फलन दिए हैं, y बराबर fx लेके चलते हैं, यहां y बराबर fn लेना पड़ेगा क्योंकि फलन हमारे n के रूप में है। तो y बराबर fn तो लेंगे हम, लेकिन विद कंडीशंस, जब n सम हो और जब n विषम हो। तो हम माना एक बार सम ले लेंगे, एक बार विषम, माना y बराबर fn, और यहां क्या लिख देंगे, जहां n विषम है, हमने n विषम के लिए y बराबर fn लिया है। तो y बराबर फलन कौन सा लेंगे, फलन कौन सा लेंगे भाई, विषम वाला लेंगे, ये वाला फलन है, n प्लस 1/2 लिख देंगे। ये n स्क्वायर सा लग रहा है, इसे मत ऐसे देखना, n/2 ये है और वो n प्लस 1/2 है। तो y बराबर विषम वाला फलन लेंगे, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। ठीक, फलन हमारा x के अंदर होता था तो x की वैल्यू y के पदों में निकालते थे। यहां फलन है हमारा किसके पदों में, n के पदों में है, तो n की वैल्यू y के पदों में निकालेंगे। तो इस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की गुणा इधर होगी, 2y हो जाएगा, और ये 1 को इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो यानी n की वैल्यू कितनी आई, 2y माइनस 1। ठीक है, यहां से चेक करो, y का मान रखिए तो चेक करते हैं कि y का मान रखने पर x का मान इधर से मिल जाए, प्रांत से हमारे प्राकृतिक संख्या का दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n के लिए, यानी n से n में दे रखा है f सच दैट n टेंड्स टू n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यानी y का मान कोई प्राकृतिक संख्या रखो तो x का मान, सॉरी n का मान प्राकृतिक संख्या मिलना चाहिए। y का कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, 1 रखा तुमने, 2 एकम 2, 2 माइनस 1, क्या मिला आंसर 1, तो n का मान 1 मिल रहा है जो कि प्राकृतिक है। कुछ भी प्राकृतिक संख्या रखोगे यहाँ तो हमेशा n का मान प्राकृतिक संख्या मिलेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहां से तो फलन हमें क्या मिल रहा है, आच्छादक मिल रहा है। अब ये था केस 1, क्या था, केस 1। अब केस 2, जहां n सम है, n इस बार सम ले लेंगे और फलन को मान लो वही, माना y बराबर fn, fx लेते थे fn ले लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन fn का मान कौन सा लेंगे, फलन के तो 2 मान है, fn के एक ये है एक ये है, सम वाला लेंगे क्योंकि हमने n को सम मानना है, तो सम क्या है n/2, तो fn का मान क्या लेंगे हम, n/2, तो y बराबर n/2। अब यहां से भी n की वैल्यू निकाल लेंगे y के पदों में, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुणा y, n बराबर 2 गुणा y। तो अब यहां y का मान रख के देखो प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन परिभाषित है, y का मान भी प्राकृतिक रखना है और x का प्राकृतिक मिलना चाहिए। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लो 1 से लेकर अनंत तक की, हमेशा तुम्हें n का मान एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा। तो हम कह देंगे यहां बस क्या लिख देंगे, केस 1 तथा केस 2 दोनों में प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। फलन एक ही तो नहीं आया,
ये लिख दिया था फलन एक ही नहीं है, क्योंकि एक केस में ऐसा था कि n1 बराबर n2 नहीं आ रहा था, लेकिन आच्छादक दोनों ही कंडीशन में आ रहा, सम है तब भी आच्छादक है, विषम है तब भी आच्छादक है, तो फलन एक एक ही तो नहीं है लेकिन आच्छादक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या एक एक ही और आच्छादी है। एक एक ही आच्छादी उसे बोलते हैं जो एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, एक एक ही और आच्छादी नहीं है, एक एक ही नहीं है लेकिन आच्छादक है, अगर प्रॉपर भी देखना हो तो। यहाँ तो जांच करने के लिए बोला था, ठीक है, तो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मान लीजिए कि a एक समुच्चय दिया है, a इज इक्वल टू r माइनस थ्री, a इज इक्वल टू r माइनस थ्री। इसका मतलब यानी सभी वास्तविक संख्याओं में से छोड़कर 3 को बाकी सभी संख्याओं के समुच्चय को a बोला गया है, कि 3 नहीं लेना, बाकी सभी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। b एक समुच्चय लिया है r माइनस 1, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक को हटा दो, बाकी की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो तुम b के अंदर ले सकते हो, ठीक है। इसका भी कारण है, वो समझ में आ जाएगा कि ये 3 को छोड़ दिया, 3 का तो यहीं से पता चल रहा है कि 3 माइनस 3 नीचे 0 बन जाएगा, इसलिए पहले समुच्चय में से तो 3 को छोड़ा गया है। और एक में से एक को क्यों छोड़ा गया है, बी समुच्चय के अंदर सभी वास्तविक संख्याओं में से एक को क्यों छोड़ा गया है, ये आगे चल के समझ में आ जाएगा जब आच्छादक निकाल लोगे, ठीक है। तो और ए से बी में संबंध है, फलन है, सॉरी, ए ये है समुच्चय, बी ये है, ए से बी में फलन है। और हमें क्या करना है, हमें करना है इतना कि क्या एफ एक एक ही आच्छादक है, हमें ये चेक करना है कि एक एक ही और आच्छादक दोनों चीज होनी चाहिए। तो चेक कर रहे हैं, हमें नहीं पता है एक एक ही आच्छादक है या नहीं है, हम तो चेक करने के बाद बता सकते हैं, अंतर्यामी थोड़ी है, पर्ची थोड़ी निकाल ले हम। तो एक एक के लिए क्या माना, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, और x1 बराबर x2 आ गया तो फलन एक एक ही है, हम तो अपने सिद्धांत के ऊपर चलेंगे। माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, एफ ऑफ x1 यानी फलन के अंदर जहां x दिया है वहां x1 रख दो, वो एफ ऑफ x1 होगा, तो रख दो, फलन तो है x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, तो x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री हो जाएगा। एफ ऑफ x2 क्या होगा, x2 माइनस टू बटे x2 माइनस थ्री, x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री, जहां जहां x था वहां वहां x2 रख दिया, तो ये एफ ऑफ x2 हो गया। अब बस करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, इसकी इधर और इसकी इधर करा दो भाई, x1 माइनस टू और मल्टीप्लाई x2 माइनस थ्री इज इक्वल टू, उधर क्या था x2 माइनस टू और इंटू x1 माइनस थ्री, x1 माइनस थ्री, करा दो गुणा भाई, x1 इंटू x2, x1 इंटू x2, फिर x1 की 3 में होगी तो माइनस का 3x1, फिर माइनस के 2 की x2 में होगी माइनस का 2x2, और माइनस की माइनस में होगी तो माइनस माइनस प्लस, और 2 की 3 में होगी तो 6। इसी तरह x2 की x1 में होगी तो x1 x2, x1 x2 कह लो चाहे x2 x1 कह लो, बात एक ही है। x2 की 3 में होगी तो माइनस का 3x2, फिर 2 की x1 में होगी तो माइनस का 2x1, और माइनस माइनस प्लस के 2 तिया 6। तो देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, अगर इसे उधर भेजोगे तो कट जाएगा, तो यहीं काट दो, क्योंकि ये उधर जाके माइनस होगा फिर कटेगा, ठीक है। x1 x2 इधर भी प्लस का है, x1 x2 उधर भी प्लस का है, उधर से इधर लाओगे माइनस होगा, तब भी कटना है तो इधर से ही काट दो, काट दिया भाई, ठीक है। x2 वाला इस तरफ ले आओ, x1 वाला उस तरफ ले जाओ, बात तो एक ही है। 3x2 को उस तरफ से इस तरफ लाओगे तो प्लस के 3x2 हो जाएगा, और ये 2x2 माइनस के इस तरफ पहले से ही थे। अब उधर क्या बचा, 2x1 तो माइनस के उधर पहले से ही थे, और ये 3x1 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 3x1। 3x2 में से 2x2 जाएगा तो क्या बचेगा x2, और 3x1 में से 2x1 जाएगा तो क्या बचेगा x1। तो फाइनली मिल तो गया ना, x1 बराबर x2 कह लो या x2 बराबर x1, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 मान के चले थे, x1 बराबर x2 मिल गया, तो बस सिंपल लिख देना है, अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है, सिंपल, खत्म क्वेश्चन। आच्छादक की बात कर लो अब। आच्छादक, आच्छादक के लिए होता क्या है,
वही अपने सिद्धांत, अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, अपने नहीं गणित के रूल के हिसाब से, लेकिन हम कर रहे हैं तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो करेंगे क्या, माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स तो ये था x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, यही रख दो भाई, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे y के पदों में, और फिर सोचेंगे कि y का हर एक मान रखने पर x का मान मिल रहा है क्या। चलो देखते हैं, इसकी इस तरफ गुणा होगी तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई बराबर x माइनस टू। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इस तरफ ले आओ, x वाले एक तरफ कर लो, एक्स वाई तो इस तरफ था ही, ये माइनस का x हो गया, उधर माइनस का टू तो बचा ही हुआ था, ये थ्री वाई जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाके। दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। भाई x का मान निकालना तो x को सेपरेट करना पड़ेगा और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, इसलिए हमने x कॉमन ले लिया, y माइनस वन बच गया यहाँ पे। अब y माइनस वन गुणा में है, ये बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के बोल रखा है उसने कि सभी वास्तविक संख्याओं में से एक छोड़ दो, दूसरे समुच्चय में एक नहीं ले सकते। दूसरा समुच्चय किसका होता है, y के अवयव होगा, यानी y का मान एक नहीं ले सकते। वो इसलिए बोला था अगर y का मान एक ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जीरो आ जाएगा नीचे, फिर r का संभव ही नहीं हो पाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये उसने पहले ही बोला है कि सभी वास्तविक संख्याओं में से y का मान एक ही नहीं रख सकते। तो अब उसने ये तो पहले ही बोल दिया कि एक तो तुम रख नहीं सकते, एक नहीं रखोगे तो नीचे जीरो भी नहीं बनेगा, तो अपरिभाषित तो होने से रहा। दूसरी बात, y का कोई भी वास्तविक मान रख लो, क्या यहाँ पे ऊपर रूट बना हुआ है, रूट बना होता तो भी सोचते हम कि रूट के अंदर माइनस बन जाएगा अगर हम नेगेटिव वास्तविक संख्या लेंगे, कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या y का मान लेंगे। या तो y का चाहे ऋणात्मक ले लो चाहे धनात्मक ले लो, जो भी मान आएगा वो एक वास्तविक संख्या आएगा। तो इसका मतलब y का कुछ भी मान रखेंगे हम इधर से तो x का मान इधर से मिलेगा। समझ में आ गई बात। और साथ के साथ जो भी मान आएगा y का कुछ भी मान रख लोगे तुम, इसमें से ही मिलेगा। मतलब r माइनस थ्री, तीन नहीं आने का x का मान तीन कभी नहीं आएगा, y का चाहे कुछ भी मान रख के देख लियो। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि y के प्रत्येक y के लिए, या ये बोल लो y के प्रत्येक मान के लिए, या ये बोल लो प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ये और लिख लेना, अतः फलन आच्छादक है। फलन एक एक ही भी है, फलन आच्छादक भी है। यही जांच करने के लिए बोला था कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं, तो हाँ फलन एक एक ही तथा आच्छादक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, अगर आप देख रहे हो इतनी गौर से वीडियो को, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट जरूर करके बताया करो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू r, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है, प्रांत भी वास्तविक है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या है, और ये फलन दे रखा है f(x) = x की पावर 4, और पूछ क्या रहे हैं, ओह ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें नहीं पता उत्तर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हम नहीं जानते, हम तो इसे सब्जेक्टिव की तरह करेंगे ना कि ऑब्जेक्टिव की तरह। तो हम चेक कर रहे हैं एक एक ही, जब तक हम ऑब्जेक्टिव में ढूंढेंगे कि कौन सा है तब तक तो हम इसे सब्जेक्टिव ही कर लेंगे ना, क्या पता एग्जाम में सब्जेक्टिव आ जाए। तो एक एक ही के लिए हम क्या करते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, बहुत अच्छी बात है। f(x1) क्या होगा, फलन के अंदर x की जगह x1 रख दो, यानी x1 की घात 4 बराबर x2 क्या होगा, f(x2) क्या होगा, x की जगह x2 रख दो, x2 की घात 4। अब मैंने बताया था कि अगर वास्तविक संख्या दे रखी या पूर्णांक दे रखे हैं, प्लस माइनस की दोनों की संभावना रहती है, तो ऐसे में जब हम सम घातों को हटाते हैं घात से घात, तो प्लस माइनस एक तरफ लगाते हैं, तो x1 बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस x2। इसका मतलब x1 x2 के बराबर तो नहीं आ रहा, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम बोल देंगे अतः फलन एक ही नहीं है, अतः फलन
एकेकी नहीं है। अब उदाहरण में यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी उदाहरण लोगे क्या मेरे से? मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिया ऐसे, उदाहरण भी दे रखे हैं। कोई एक x1 मान लियो तुम -2 और x2 मान लियो +2, माइनस के f ऑफ x1 की वैल्यू यानी f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस के 16, और प्लस के f ऑफ 2 की मतलब x2 की जगह अगर हम प्लस का 2 लें तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी? वो भी प्लस के 16। f ऑफ x1 भी बराबर आ रहा है f ऑफ x2 के, लेकिन x1 और x2 तो अलग अलग संख्या है, x1 बराबर x2 नहीं है, x1 -2 है और x2 +2 है। तो ये इसका एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक ही तो नहीं है फलन। अब आच्छादक की यदि हम बात करें, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं? माना y बराबर fx, ठीक है भाई, y बराबर fx यानी x की घात 4। यहां से हम x का मान y के पदों में निकालते हैं तो निकाल दो, ये घात उधर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और जब हम घात को ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी तरफ 1 बटे हो जाती है, वो 1 के बटे में चली जाती है। तो x बराबर क्या होगा? y की घात 1/4। तो अब क्या y का कोई भी मान ले अगर हम वास्तविक संख्या, तो x का मान वास्तविक संख्या मिलेगा क्या? सोच के देखो, y का कोई भी मान ले हम तो क्या x का मान वास्तविक मिलेगा क्या? बताओ, सोचो एक बार के लिए। y की घात 1/4 का मतलब जैसे 1/2 होती है अगर किसी संख्या की, मान के चलो a की घात 1/2 है तो इसका मतलब है √a। और अगर 1/4 घात है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 की घात 1/2, क्योंकि घात की अगर घात हो तो गुणा हो जाती है, a की घात 1/4 ही है इसका मतलब। तो अगर a की घात 1/4 है तो इसका मतलब हम 1/2 घात को हम एक बार √ लिखा है, फिर से घात 1/2 है तो इसे फिर से हम कह सकते हैं, यानी 2 बार रूट है उसका। ठीक है, तो इसका मतलब y जो है 2 रूट के अंदर रखा हुआ है। और y का मान क्या क्या रख सकते हो? कोई भी वास्तविक संख्या, हम नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो जैसे ही y का मान नेगेटिव रखोगे तुम रूट के अंदर, तो रूट के अंदर नेगेटिव बढ़ते ही क्या मिल रहा है? x का मान अवास्तविक मिल रहा है, जो कि हमारे प्रांत तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, प्रांत में उपस्थित ही नहीं है। तो y के जितने भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी उनका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं प्रांत के अंतर्गत, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव था, नोट करते हो नोट कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर रहे हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, फटाक से खत्म कर रहे हैं और एक्सरसाइज इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे, विविध प्रश्नावली। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक करो या मत करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि आपका ओपिनियन हम तक पहुंचे। पढ़ा कैसा रहा हूँ मैं, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या आपको डाउट्स हैं क्या नहीं है, वो सब क्लियर हो जाता है। तो उस पर मैं सोचूंगा और कुछ क्या मुझे और बेटर करना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं क्या? 12th क्वेश्चन है, कितना है? 12th। मान लीजिए कि fx = 3x द्वारा परिभाषित फलन f such that r → r। सही उत्तर चुनिए। हमें नहीं पता उत्तर क्या आएगा, हम तो चेक कर रहे हैं, वैसे ही सब्जेक्टिव की तरह ही कर रहे हैं। r से r में फलन दिया है, fx = 3x दिया है। एक एक के लिए हम क्या करते हैं? माना f of x1 बराबर f of x2। f of x1 क्या होगा? 3x1। f of x2 क्या होगा? 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, x1 बराबर क्या आ गया? x2। अतः फलन क्या है? एक ही तो है। आच्छादक के लिए y बराबर fx मानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्योंकि बहुत बार करा चुका हूं, मैं भी बोर हो रहा हूं इतनी बार कराने पे भी, अगर आपके अब तक समझ में नहीं आया तो y बराबर fx क्या है? 3x, y बराबर 3x। यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, y/3 मिलेगी, x = y/3। तो अब y का कोई भी मान उठाओ यहां से यानी इस तरफ से सहप्रांत में से y का कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो x का वास्तविक संख्या ही मिलेगा, क्योंकि रूट तो यहाँ है नहीं और नीचे 0 बनने की भी संभावना नहीं है, नीचे तो 3 रखा हुआ है, तो हमेशा वास्तविक संख्या मिलेगा। इसका मतलब फलन आच्छादक भी है। तो आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, f एक की आच्छादक है। ठीक है।
थैंक यू। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और साथ ही अपने अगर साथियों को, तुम क्लासमेट्स को इस वीडियो को शेयर कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। उम्मीद है आप लोग करोगे। थैंक यू।